तीन मांत्रिक पार्ट 13 बी। इसके बाद तुम्हारे सारे अनुचरों को महानाविक जोश और आवेश में भरा हुआ था, इसलिए उसने पिंगल की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। अपनी तलवार के टूटते ही पिंगल ने खतरे को भांप लिया। दूसरी तलवार प्राप्त करने की उसने कोशिश की, पर समीप में कोई तलवार न थी। उसके अनुचर बने गुलाम महानाविक के अनुचरों के साथ बराबर लड़ रहे थे। पिंगल ने बिजली की गति के साथ बगल में पड़े हुए एक रस्से को हाथ में लिया और उसके एक छोर को फांदे की तरह कसकर महानाविक के हमले का सामना करने के लिए तैयार होकर खड़ा हो गया। क्रोध में महानाविक चिल्लाते हुए पिंगल पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। इस बीच पिंगल के हाथ का रस्सा सांप की तरह सनाते हुए महानाविक के कंठ में फंदा बनकर कस गया। दूसरे ही क्षण पिंगल अपने हाथ के रस्से को जोर से खींचते हुए पीछे की ओर भाग गया। महानाविक चीखकर एक विशाल वृक्ष की तरह थम से आगे की ओर गिर पड़ा। फिर भी वह अपने हाथ की तलवार से रस्से को काटने की कोशिश करने लगा। इसे देखकर पिंगल ने अपने अनुचरों को पुकारा। तत्काल दो गुलाम दौड़ते हुए आए। महानाविक को नीचे गिरे हुए देख उस पर टूट पड़े और अपनी तलवारों से भोंककर उसकी देह को पल भर में छलनी कर दिया। पिंगल महानाविक के साथ लड़ने में मशगूल था, इसलिए अपने चारों तरफ घटने वाली घटनाओं से वह बिल्कुल अनभिज्ञ था। महानाविक की मृत्यु के बाद वह एक गुलाम के हाथ से तलवार खींचकर जहाज़ के एक कोने में होने वाली लड़ाई को देख उस ओर भागा। वहां पहुंचकर पिंगल ने देखा कि महानाविक के बचे कुचे अनुचर या तो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं या घायल होकर बंदी बने हुए हैं। इस बीच दुश्मन के जहाज़ के सैनिक कोलाहल करते हुए पिंगल के जहाज़ के समीप पहुंच रहे थे। उन लोगों ने भांप लिया कि दुश्मन के जहाज़ में कोई कलह पैदा हो गया है, इसलिए अब आसानी से उस पर कब्जा कर सकते हैं। पिंगल को आगे के कार्यक्रम के बारे में कुछ नहीं सोचा। वह सोचने लगा कि दुश्मन के जहाज़ के सैनिकों के साथ लड़ना अपने थोड़े अनुचरों के लिए संभव न होगा। ऐसा न करके उनकी अधीनता को स्वीकार कर ले तो वे लोग उन्हें फिर बंदी बनाकर गुलाम बना सकते हैं। दरअसल दुश्मन के जहाज़ में कितने खलासी है, शायद यह जानकर वह कुछ निर्णय ले सके। पिंगल ने महानाविक की दूरबीन ले ली थी। उसने उसकी मदद से दुश्मन के जहाज़ की ओर देखा। सारा जहाज़ खलासियों से खचा भरा था। पिंगल ने समझ लिया कि अब उनके साथ लड़ने से कोई प्रयोजन सिद्ध न होगा। उसे लगा कि तत्काल अपने जहाज़ पर सफ़ेद झंडा फहराकर अपनी हालत उस जहाज़ के मालिक को बता दी जाए और उनसे समझौता करके अपने रास्ते चला जाना ही सबसे उत्तम तरीका है। लेकिन क्या वे लोग इस बात को मान लेंगे? उसे फिर इस बात का संदेह हुआ। यूँ विचार करके उसने निश्चय किया कि अपने जहाज़ पर दुश्मन के नाविकों को प्रवेश न करने दिया जाए और उसके जहाज़ को दूर पर ही रखकर समझौते का प्रयत्न किया जाए। उसी समय उसके आदेश पर जहाज़ के मस्तूल पर सफ़ेद झंडा फहरा दिया गया। दूसरे ही क्षण दुश्मन के जहाज़ पर से जय जयकार सुनाई पड़ी। पिंगल ने हाथ में तुरही लेकर दुश्मन के जहाज़ के लोगों को अपने जहाज़ के भीतर हुई घटनाओं का परिचय दिया। भाइयों, आपके जहाज़ को रोककर उस पर अधिकार करने का जो प्रयत्न किया गया, उसके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम सब गुलामों ने अपने दुष्ट मालिक महानाविक तथा उसके अनुचरों का संहार कर डाला और अब हम यही चाहते हैं कि अपने जहाज़ को किसी बंदरगाह में ले जाकर वहाँ से अपने अपने देश को चला जाए। इसलिए आप लोग हमारे साथ समझौता करके दोस्ती का व्यवहार करें और अपने रास्ते चला जाए। ये बातें सुनते ही शत्रु के जहाज़ में हलचल मच गई। थोड़ी देर में जब कोलाहल बंद हुआ, तब उस जहाज़ के भीतर से एक कठोर कंठ ध्वनि सुनाई पड़ी। गुलाम बने हुए तुम लोगों को स्वेच्छापूर्वक समुद्र पर जहाज़ चलाने का हक नहीं है। जिस पर जहाज़ के मालिक तथा उसके अनुचरों का संहार करके तुम लोगों ने अक्षम्य अपराध किया है।
इसके लिए तुम लोगों को दंड भोगना पड़ेगा, वरना तुम लोगों का अनुकरण करके हमारे जहाज़ के गुलाम भी एक ना एक दिन हम लोगों का अंत कर सकते हैं। इसलिए तुम लोग लंगर डालकर चुपचाप हमारे अधीनत्व स्वीकार कर लो। यह घोषणा सुनकर पिंगल को आश्चर्य और भय दोनों हुआ। वह समझ गया कि व्यापारिक जहाज़ के नकाब में चलने वाला यह समुद्री डाकुओं का जहाज़ है। ऐसे जहाज़ के लोगों की अधीनता को स्वीकार करने का मतलब है कि पुनः उन लोगों के हाथ गुलामों के रूप में बिक जाना। यह सोचकर पिंगल ने सारी हालत संक्षेप में अपने अनुचरों को बता दी। वे सब एक मत हो दुश्मन के साथ लड़ने को तैयार हो गए। सब ने एक स्वर में यही उत्तर दिया कि दुश्मन के हाथ में बंदी बनकर जिंदगी भर गुलामी करने की अपेक्षा लड़ते हुए मरकर समुद्र में फिंकवाना जाना कहीं उत्तम है। इस निर्णय के बाद जहाज़ के मस्तूल पर से सफ़ेद झंडा उतार दिया गया। जहाज़ के अंदर से जयकार की ध्वनि गूंज उठी। संख्या की दृष्टि से उनसे कहीं अधिक शत्रु और सैनिक एक साथ अगर उनके जहाज़ में घुस पड़े तो रक्षा के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए जहाँ तक हो सके शत्रु के जहाज़ से दूर रहकर उन पर बाणों की वर्षा करते रहे। यदि ये सब उपाय कारगर न हो तो अपने जहाज़ को दुश्मन के जहाज़ के साथ टकरा दे। पिंगल ने इस प्रकार युद्ध करने का निश्चय किया। लड़ाई फिर शुरू हुई। पिंगल के अनुचर धनुष पर बाण चढ़ाकर दुश्मन के जहाज़ पर छोड़ने लगे। उसी समय पिंगल ने जहाज़ को पीछे ले जाने को कहा। वह चाहता था कि दुश्मन के हमले से बचकर अपने जहाज़ को जितना संभव हो दूर ले जाए। पर शीघ्र ही उसे मालूम हुआ कि दुश्मन के हमले से बचकर भाग जाना संभव नहीं है। देखते देखते दुश्मन का जहाज़ उसकी ओर तेजी के साथ बढ़ने लगा। पिंगल हठात एक निर्णय पर पहुंचा। दुश्मन पर विजय प्राप्त करना है अथवा लड़ते लड़ते वीर गीत को प्राप्त करना है, यही उसका निर्णय था। इस निर्णय पर पहुंचते ही पिंगल ने अपने अनुचरों को आदेश दिया, तुम लोग हमारे जहाज़ को तेज गति के साथ आगे ले जाकर दुश्मन के जहाज़ से टकरा दो। फिर क्या था, जहाज़ आगे की ओर बढ़ता गया। शत्रु सैनिक इसे देख पहले चकित हो गए, फिर कुछ ही क्षणों में पिंगल की योजना को समझकर डर के मारे कांपते हुए हाहाकार मचाने लगे। देखते देखते पिंगल का जहाज़ वायु गति से आगे बढ़कर दुश्मन के जहाज़ से टकरा गया। दूसरे ही क्षण अनेक घंटों का आर्तनाद समुद्र पर प्रतिध्वनित हो उठा। दोनों जहाज़ों के टकराने से जहाज़ों में भारी कंपन हुआ। उसकी वजह से पिंगल अपनी जगह से हवा में उड़ गया और इस तरह समुद्र में जा गिरा मानो कोई उसको ऊपर उठाकर सारी ताकत लगा करके दूर फेंक दिया हो। कहानी और है। अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कीजिए।